नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। इस नए साप्ताहिक कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक दिन, शनिवार को सुनील जी से बात करेंगे देश के मुद्दों पर कि देश में क्या चल रहा है, देश में राजनीति क्या है और देश में आम आदमी किस तरह से परेशान है और सरकार किस तरह से उनसे निपट रही है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और देखिए सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता में दिया है और आज भी बेहद सक्रिय है। जहाँ कहीं चुनाव हो रहा होता है, कुछ और हो रहा होता है, सुनील जी वहाँ पहुँच जाते हैं और देश की खबर जो है उनके पास होती है। आज देश की खबरों में उसी पर बात करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले लखनऊ की बात करते हैं। कल लखनऊ में जो है प्रदर्शन हुआ, इको गार्डन में। इसके पहले पुणे में प्रदर्शन हुआ, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में। और ये सारा मुद्दा इसके पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का, लगातार हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, युवा कांग्रेस। और पूरे देश में प्रदर्शन जो हो रहा है वो बेसिकली पेपर लीक को लेकर के हो रहा है। हालांकि कल इको गार्डन में लड़कों ने कहा कि हमें जो है पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं करना है और इस्तीफा या वगैरह वगैरह से में हम नहीं है, और हमारा कंसर्न ये है कि हमारी मांगे सुनी जाए, पेपर लीक ना हो, सही समय पे परीक्षाएं हो और युवाओं का सरकार ध्यान रखे। दूसरी तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और कांग्रेस भी मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सुनील जी, ये जो राजनीति हो रही है या जो समस्या है, समस्या एक जगह है। जो छात्र कह रहे हैं इको गार्डन में कि हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना इस बात से है कि परीक्षा सही समय पर हो, पेपर लीक ना हो। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी जाकर के ठीक होगा। दोनों को आप किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद धनंजय जी। ये जो विद्यार्थियों का मसला है वो बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मसला कई साल से चला आ रहा है। भर्ती संबंधी परीक्षाएं समय से आयोजित हो, समय से उनके परिणाम आ जाएं, समय से उनके विज्ञापन हो जाएं, यह मांग लेकर के विद्यार्थियों का, युवाओं का बड़ा समूह उद्वेलित है उत्तर प्रदेश में। और आए दिन प्रदर्शन होते हैं। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की गतिविधियों को लेकर के भी विद्यार्थियों में बहुत नाराजगी है। पिछले दिनों तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने बच्चों ने बहुत लंबा धरना दिया था। फिर इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत हुई थी। आरोप की परीक्षा की व्यवस्था को लेकर के बच्चे नाराज थे। पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसके मूल्यांकन को लेकर के उनमें नाराजगी थी। तो और उसमें विद्यार्थी शामिल थे, उसमें किसी राजनीतिक दल को उन्होंने शामिल नहीं किया था, लेकिन शामिल थे। और विद्यार्थियों को लगभग सभी राजनीतिक दलों का, जो गैर भाजपा राजनीतिक दल है, उनका समर्थन भी था। अभी भी नीट परीक्षा को लेकर के और सीबीएसई के मूल्यांकन को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में नाराजगी है और लगभग अधिकांश शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ उसका केंद्र है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे भागीदारी की है, कांग्रेस से भागीदारी की है, समाजवादी पार्टी ने भागीदारी की है। ये जरूर है कि इन राजनीतिक दलों ने अलग अलग अपने अपने प्रदर्शन आयोजित किए हैं। एक साथ मिलकर के भी कोई सामूहिक या एक विपक्ष का कोई प्रदर्शन हो, इस तरह की स्थिति अभी नहीं बनी है। लेकिन अगर ये संयुक्त विपक्ष का प्रदर्शन अगर हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर होगा, उसका राजनीतिक संदेश भी जाएगा। तो परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन की स्थिति है और विद्यार्थी लगातार उस विषय को लेकर के आंदोलित है। पिछले दिनों तो लखनऊ में छात्रों को तितर बितर करने के लिए जब वो विधानसभा की तरफ जा रहे थे तो लाठीचार्ज भी हुआ था। अब उनको वहाँ विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने की इजाज़त किसी को नहीं है। ये जो इको गार्डन है वो जगह निर्धारित की गई है और एक गोमती नदी के किनारे जगह निर्धारित की गई है, वहाँ पर भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जब आप विधानसभा की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग भी करती है, उनको रोकने का प्रयास करती है। तो उत्तर प्रदेश में ये और ये जिन मसलों को लेकर के छात्रों में आंदोलन है वो सामान्य बातें नहीं है। अगर आप समय से विज्ञापन नहीं जारी करेंगे
जारी विज्ञापनों का समय से इम्तिहान नहीं कराएंगे, हुए इम्तिहानों का समय से आप मूल्यांकन करके उसका परिणाम नहीं देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी संख्या में विलंब होने पर बड़ी संख्या में छात्र रोजगार की जो योग्यता है उसी से बाहर हो जाएंगे वो। और जो मौका उनको सालों पहले मिल जाना चाहिए वो सालों बाद तक उनको नहीं मिलेगा। तो एक और इसी में एक मसला और भी है, हुआ है कि आरक्षण की व्यवस्था को कानून विधि सम्मत तरीके से लागू करना, जो उसके आरक्षण का स्पिरिट है उसके उनको लागू करना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के भी बिल्कुल आप सही कहा, लेकिन सुनील जी, ये आरक्षण वाला मुद्दा बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, कई लोग चाहते हैं आरक्षण ना हो, आरक्षण को लेकर के बड़ी विवाद है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आरक्षण जब लागू हुआ है, संविधान सम्मत है वो, तो उसको सही तरीके से लागू क्यों नहीं करते, एक तो ये बड़ा सवाल है बिल्कुल। लेकिन ये जो पेपर लीक का मुद्दा है, इसका संबंध तो आरक्षण से नहीं है। ये जो समय पे एग्जाम नहीं होते हैं, इसका भी आरक्षण से लेना देना नहीं है। आरक्षण तो देंगे जब सही तरीके से लोग की चीजों को एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ तो कह रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के हो या अनारक्षित वर्ग के हो, आपका हम एग्जाम ही डिस्टर्ब कर देंगे, हम पेपर लीक कर देंगे, या पेपर समय पे नहीं लेंगे, एग्जाम समय पे नहीं लेंगे, आपको रिजल्ट समय पे नहीं देंगे, ये तमाम चीजें, और उसके बाद फिर ढेर सारी गड़बड़ियां। क्या ये केवल कोई ये पॉलिटिकल वजह इसमें देखते हैं, या सरकार की नाकामी है, या सरकार जानबूझ करके ये करती है, क्या आप देख रहे हैं? सरकार की नाकामी है। अगर समय से परीक्षा नहीं होती, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, मूल्यांकन में गड़बड़ियां हैं, तो ये सरकार की नाकामी और किसकी नाकामी है? परीक्षाएं समय से आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी है? समय से विज्ञापन जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं उनका संचालन सरकार ही तो करती है। कोई इंडिविजुअल करता है क्या? कोई सोसाइटी करती है? कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है? नहीं, तो सरकार करती सवाल है है। कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार नाकामयाब क्यों दिख रही है, रोजगार क्या नहीं देना है उसकी उसको, नहीं है, रोजगार या उसके क्या है? प्राथमिकताओं में नहीं है, रोजगार उसके प्राथमिकताओं में नहीं है, निजीकरण उसके प्राथमिकताओं में है। ये संविदा पे कर्मचारियों को रखने की प्राथमिकताएं हैं। ये स्थिति बनी हुई है। तो मतलब तो सुनील जी, ये नाकामी नहीं है, बल्कि सरकार जानबूझ करके कर रही है, फिर तो ये आता है। सवाल ऐसी कोई व्यवस्था थोड़ी जिसको सरकार रोक नहीं सकती। अगर ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो ये कोई लापरवाही थोड़े है, ये कोई गलती थोड़े है, ये कोई कमी थोड़े है। स्वाभाविक सी बात है कि जो आपके एजेंडा में नहीं है नौकरी। अगर आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ही शिक्षकों के सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो विभाग है वो पुलिस है और शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य की स्थिति है। हर विभाग में बड़े पैमाने पर पद रिक्त पड़े हुए हैं, जो स्वीकृत पद है उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं। और इस दोनों चीजें आप जब आप संविदा के आधार पर लोगों को रखेंगे तो आरक्षण लागू करना आपकी मजबूरी नहीं होगी। जब लेटरल एंट्री करेंगे तो आपको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती, कानूनी बाध्यता नहीं होगी। जब आप निजी हाथों में दे देंगे तो आपको आरक्षण लागू करने की आपकी बाध्यता नहीं होगी। आप जब निजीकरण के माध्यम से या विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आउटसोर्सिंग के तरीके से लोगों को रखेंगे तो आप मनमाने तरीके से उन लोगों को भी आप रख सकते हैं जिनके पास वांछित योग्यता नहीं है। तो ये कैसी स्थिति है? ये केवल ऐसा नहीं कि रोजगार से वंचित करना, रोजगार से वंचित करने के साथ साथ अगर आप रोजगार देंगे भी अपने तरीके से निजीकरण के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम पे, संविदा के आधार पर, डेली वेजेस के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, तो आप आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था लागू ही नहीं होती है। जब आप नियमानुसार जो सरकारी नौकरियां हैं आप सेवा योजना में करेंगे तो स्थिति होगी कि आपको व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी जो नियमानुसार जो विधि सम्मत है। तो ये दोनों स्थितियां हैं। और दूसरी चीज है कि आप जब आप संविदा के आधार पर दैनिक वेतन भोगी कर्मी के रूप में आउटसोर्सिंग के आधार पर जब आप नौकरी देते हैं तो क्वालिटी इंप्लॉयमेंट से लोगों को आप वंचित करते हैं। क्वालिटी इंप्लॉयमेंट क्या है? काम का समय निर्धारित हो, सेवा संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हो, अवकाश के समय निर्धारित हो, बीमार पड़ने पर, अस्वस्थ होने पर जो उनको राहत मिलनी चाहिए वो मिले, उनके परिवार को संरक्षण मिले, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले।
सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बने, इन सभी दायित्वों से आप बचना चाहते हैं। सरकार अगर ये कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है कि सरकार सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में। इस दायित्व से कैसे बच सकते हैं आप? और अगर आप बचने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यह अनायास नहीं है। अगर आपके राज्य, आपका इतना बड़ा राज्य है, बड़ी संख्या में आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, तकनीकी संस्थान है, प्रबंधन संस्थान है, तो इन संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों के सेवा योजना की कौन सी कार्यनीति आपके पास है? कौन सी आपने योजना बनाई कि अगर प्रतिवर्ष 2,500 इंजीनियरिंग, मान लीजिए कि 2,500 इंजीनियर तैयार होते हैं, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ ले जाएंगे आप उनको? अगर जो आपके पास जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, उनके सेवा योजना के लिए कौन सी व्यवस्था आपके पास है? जो कुशल कारीगर आपको तैयार करना है, जिनको प्रशिक्षण देना है, उनकी कौन सी योजना आपने बनाई है? अगर ये सभी चीजें, आधारभूत व्यवस्थाएं नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार की कमी है ये। और अगर आप अपने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा योजना की व्यवस्था करेंगे तो उसकी बाकायदे योजना तैयार रखेंगे अपने पास कि अगर इतने विद्यार्थी हमारे निकलेंगे तो हमको कहाँ कहाँ ले जाए, कहाँ। और इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, औद्योगिक विकास करना पड़ेगा, आपकी जो संस्थाएं हैं उनको विस्तार देना पड़ेगा, आपके जो सरकारी विभाग हैं उनको भी आपको विस्तार देना पड़ेगा और व्यवस्थित करना पड़ेगा। कहाँ हो रहा है ये? सवाल इस बात का। तो यह केवल और केवल लोगों को रोजगार से वंचित करने की साजिश है और यह इंटेंशनल है। बिल्कुल, बहुत सही बिंदु उठाया है। दो पहलू आपके इस बातचीत में आती है कि एक तो ये जो है नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और नौकरी नहीं देने के पीछे रीजन सबसे बड़ा है कि आरक्षण लागू नहीं करना चाहते हैं। चूंकि नौकरी देंगे तो आरक्षण लागू करना पड़ेगा, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। एक तो ये आपकी बात से स्पष्ट हो जाता है। दूसरा ये कि जब नौकरी विधिवत तरीके से नहीं देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो अपनी मर्जी से जो मन करेगा, जिसको मन करेगा भर्ती करेंगे और इसका नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। ये दो बातें उभर के आती। लेकिन सुनील जी, एक सवाल होता है, सवाल है कि जो विपक्ष भी जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विपक्ष के इसमें दिख रहा है, जिसे आप जो कह रहे हैं आरक्षण वाली बात और वो जो सारी बातें कह रहे हैं, विपक्ष के पूरे प्रदर्शन में खास करके जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है वहां इस बात पे बात नहीं हो रही है। वहां हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो राजनीतिक पहलू है या विद्यार्थियों का जो जरूरत है, जिसे आज मैं देख रहा था कि कल जो इको गार्डन में जो प्रदर्शन हुआ उसमें विद्यार्थियों ने कहा कि हमको पॉलिटिकल अफेयर से, नारेबाजी से लेना देना नहीं, हमें लेना देना है कि हमारी परीक्षाएं सही समय पर हों, नौकरी के एग्जाम हो वो सही तरीके से हो। क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी इस बात को समझ पा रहा है? वो भी पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जरूरी है कि भैया सही समय पर परीक्षा हो, जरूरी है कि ये हो, नौकरियों के लिए सही समय पर वैकेंसी निकले, आरक्षण सही तरीके से लागू हो। तो विपक्ष की भूमिका को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर परीक्षाएं समय से नहीं हुई, कोई परीक्षा हुई और प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी किसी को। ये राजनीति कैसे है? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इस बिना पर कि परीक्षाएं हों, बिल्कुल सही है, तो परीक्षाएं समय से कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मंत्री की है, सरकार की है। और जो परीक्षाएं हुई हैं समय से नहीं हुई भी तो प्रश्न पत्र लीक कर गए, इसकी जिम्मेदारी की, और क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी किसी के ऊपर? ये राजनीति कैसे हो जाएगी कि राजनीतिक एजेंडा है? विपक्ष सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और जिम्मेदार ठहरा करके उनके इस्तीफे की मांग नहीं करेगा। सरकार की कमियों को लोगों के बीच में नहीं ले जाएगा। वो किस बात के लिए है? और अगर मंत्री का मांग करना राजनीति कैसे हो जाएगी? सरकार विपक्ष की आलोचना करे वो राजनीति नहीं है। परीक्षा कराना, परीक्षा समय से कराना, समय से जो खाली पद है उनके विज्ञापन करना, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि नहीं बनती है? आप यह जब मांग करते हैं कि परीक्षाएं समय से हों, तो जो परीक्षाएं समय से नहीं हुई हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? और उसके लिए मंत्री से इस्तीफा मांगना राजनीति कैसे है? अगर आप मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराते तो अपनी जिम्मेदारियों से आप भागते हैं।
अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसकी ये तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, सिविल सोसाइटी कह रही है कि आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और बिना जिम्मेदारी तय किए भविष्य में ये हालात पैदा न हो, उसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? आप हर चीज भूलते जाइए और कहीं नहीं, आप समय से इम्तिहान कराइए, मेरी मांग है। अरे जो ये कोई आज ये देश आज बना है क्या? ये सरकार आज आई है? ये सरकार पिछले 12 सालों से है केंद्र की, और पिछले 10 वर्षों से है, लगभग 10 वर्षों से है, 9 सालों से है उत्तर प्रदेश की। एक पार्टी की सरकार है, दो डबल इंजन की सरकार का आप नारा देते रहे हैं, क्यों गड़बड़ियां आई? अब ये गड़बड़ियां कोई ऐसा नहीं कि कल्पना में है। नीट की परीक्षा लगातार 2 बार आउट हुई, लीक हुआ, 2024 में, 2026 में। क्या सीखा आपने? एक नया और नैरेटिव बनाना नहीं है तो क्या है, कह रहे हैं आपके। लेकिन सुनील जी, ये सारा जो हो रहा है उसमें युवाओं में आक्रोश है, ये तो हर जगह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उस आक्रोश को हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से चल रहा है कि जो कोचिंग क्लासेज वाले जो टीचर्स हैं उनको बदनाम किया जाए, उनको घेरा जाए और कहा जाए कि यही भड़का रहे हैं छात्रों को। छात्रों में गुस्सा नहीं है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। ये जो अंजना का जो बयान आया कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स पर, वो अनावश्यक बयान है। आप क्यों उसको टारगेट कर रहे हैं? फिर जो है जब लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, चाहे बिहार में, चाहे विवेक सर या आपके यहाँ, तो 3 लोगों का रद्द कर दिया गया, 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट को समाज में विलन बताया जा रहा है क्योंकि वो लड़कों के साथ खड़ा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आम आदमी और छात्र समझ रहा है कि सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को टारगेट कर रही है जानबूझ करके, ताकि एक समूह संगठन नहीं बने? क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे चीजें एकदम बदल गई हैं, वो हर जगह बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले हावी हो गए हैं और उनकी गुंडागर्दी अलग है, छात्र संगठन वाले अलग तरह की चीजों को कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बदनाम करने का जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें सरकार कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट को? ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की कार्यशैली है कि उन संस्थाओं को आप टारगेट कीजिए, उनको अविश्वसनीय बनाइए, जनता के बीच में उनको खारिज कीजिए जो सरकार या उस संगठन को चुनौती देते हैं। यह जो अंजना ओम कश्यप का बयान जिसकी आपने चर्चा की, वो अनायास नहीं दिया गया है, सोच समझ करके और एकदम टारगेटेड बयान दिया गया है। स्थिति क्या है? शिक्षा की व्यवस्था आपने एकदम चौपट हो रखी है। क्वालिटी एजुकेशन की बात आप कहाँ से कर सकते हैं? जब आप अपने पास अपने फैकल्टी आप ढंग के नहीं रखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे सुनिश्चित कर लेंगे? कहाँ संभव है? अब और आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। जो शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में जिम्मेदारी सरकार की होती है, और इस अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, और उसी की देन है कि हमारे यहाँ और आप जैसे लोग हायर एजुकेशन पूरा कर लिया। आज नहीं पढ़ सकते थे। इस साजिश को ये जो कॉलेज स्कूल में कहीं पढ़ाई होती ही नहीं है। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं जानता हूँ, पूरे बिहार में कहीं पढ़ाई न होती भी नहीं होगी। भाई आप फैकल्टी लाएंगे तब ना पढ़ाई होगी। आपके पास योग्य फैकल्टी होगी और योग्य टीचर हमेशा पढ़ाता है। अच्छा, बहाना क्या बनाते हैं कि विद्यार्थी ही नहीं आते हैं। अरे विद्यार्थी क्यों नहीं आएगा? कैसे आएंगे? आपके पास कैसे आएंगे? अगर आपके पास वो पढ़ने के लिए आएंगे और आप गुल्ली डंडा की बात करेंगे तो गुल्ली डंडा वाले के पास चले जाएंगे वो। दूसरी चीज, न तो आपके पास फैकल्टी और फीस का स्ट्रक्चर महंगा कितना कर दिया आपने एजुकेशन को। जो सरकारी संस्थाएं उनको उनकी फीस महंगी हुई, और सरकारी संस्थाओं में लापरवाही कारण से निजी संस्थान दुनिया के डेवलप हो गए। ये सरकारें बार बार कहती रहती है, विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकारें, कि हमने मेडिकल की इतनी सीटें बढ़ा दी। वो मेडिकल की सीटें बढ़ी कहां पर? सरकारी कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में? सवाल यह है ना कि आप आधी बात बताते हैं। और क्या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इवन प्राइवेट आईटीआई में पढ़ने की क्षमता बहुसंख्यक समाज के पास है क्या? जिस समाज में 1 करोड़ रुपया एडमिशन में लगता है, मेडिकल के एडमिशन में 1 करोड़ रुपया। अब सोचिए आप, तो कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि बांग्लादेश जा रहे हैं हिंदुस्तान से छात्र। क्यों भाई? तो अरे मैं 35-40 लाख में वहां पढ़ लेते हैं। आधा दर्जन परिवारों को मैं जानता हूं जिनके बच्चे बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। बताइए। मैं आधा दर्जन लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे नेपाल में पढ़ रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे मॉस्को में पढ़ रहे हैं। ये पहले जाते थे यूक्रेन में, यूक्रेन के इस विवाद के बाद मामला डाइवर्ट हुआ, मलेशिया, नेपाल, ढाका,
ये उनका डेस्टिनेशन हो गए। और खूब ढाका में तो बहुत पहले से जा रहा है, और उसको आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो केवल मुसलमान जा रहा है, हर संप्रदाय के लोग जा रहे हैं। देखिए, आपने एजुकेशन की स्थिति इतनी बुरी कर दी है, महंगी कर दी, उपलब्धता खत्म हो गई, फैकल्टी नहीं है, तमाम तरह की गड़बड़ियां आ गई। और महंगा जिस देर आप खुद स्वीकार करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है, तो 140 में 150 मान लीजिए, उसमें 80 करोड़ तो आपके ऐसे लोग हैं जो सरकार के सहायता पर उनका जीवन चल रहा है, वो कहां से पढ़ लेंगे? तो ये पूरा का पूरा विवियस सर्किल है। और इसीलिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग का मैं समर्थक नहीं। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कोई कोचिंग नहीं किया। क्यों? कि हमारे टीचर मुझको इतना पढ़ा देते थे कि मुझे आवश्यकता नहीं थी कहीं जाने की। और अगर मैं किसी विषय में कमजोर था, तो मेरा जो टीचर था उसी से पास हम बैठ जाए तो हमारा क्लास ले लेता था। हम हाई स्कूल, हम कक्षा 8 से लेकर के हाई स्कूल तक इम्तिहान के समय स्कूल में रह करके पढ़े हैं, जिसके लिए हमारे टीचरों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार कराते थे, इम्तिहान दिलवाते थे, और वह सेल्फ सेंटर का कंसेप्ट नहीं था जो सरकार बाद में ले आई। अच्छा, वो टीचर पूरी तरह से समर्पित टीचर थे। वो अपने विद्यार्थियों का सामना कर सकते थे, विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब दे सकते थे, वो भागते नहीं थे कभी, विद्यार्थियों के पास जाते थे। आज की स्थिति क्या हो गई है? बल्कि तो मैंने तो देखा सुनील जी कि जो विद्यार्थी टीचर से पूछता था उस पर ज्यादा ध्यान देते थे कि ये पढ़ने वाला लड़का है, इस पे समय देना जरूरी है। वो अलग से कहते थे। हम तो ये भी देखा हमने हमारे समय में कि जो विद्यार्थी, हम लोग बाहर से भी पूछते कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, बोला ठीक है क्लास खत्म होने दे, फिर बैठना हम बता देंगे। हाँ। ये हालत अब एक कहाँ चला गया? और पिछले 10-12 सालों में जो 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 फैकल्टी आई है विश्वविद्यालय, आप कुल फैकल्टी और कुलपतियों के बारे में अध्ययन कर लीजिए ना। सरकार की प्राथमिकता यह है कि एक विचारधारा विशेष के लोग फैकल्टी बने, एक विचारधारा विशेष के लोग कुलपति बने। वह कुलपति उन्हीं विचारधारा विशेष के लोगों को आगे प्रमोट करे। तो अगर आपको वो इसलिए आए कि पूरा एजुकेशन व्यवस्था को चौपट किया जाए। मैं एक सुनील जी आपके पास एक डेटा रखता हूं, उसके बाद फिर आप जो है डेटा, मतलब जो प्रधानमंत्री ने अभी परसों बोला है, उससे आप जो कह रहे थे कि सरकार की दृष्टि में एजुकेशन है ही नहीं, वो देखिए यहाँ पे झलकता है। क्या कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, जो नेहरू के से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री बनने की खुशी में जो एनडीए के लोगों को संबोधित किया था, उसमें इन्होंने देखिए क्या कहा। इससे आपकी बात की पुष्टि होती है और इस पर आप कमेंट कीजिएगा। ये कह रहे नहीं हैं नहीं कि नहीं, पीएम ने कहा, धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी आप ये सोचिए ना कि जैसे ये जो तुलना की जा रही है नेहरू जी की और मोदी जी की, आप किस तरह के तथ्य रख रहे हैं अपने देश की जनता के सामने? क्या 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश में कोई सरकार नहीं थी? नेहरू जी क्या थे उस समय? 1947 से 1952 तक जो सरकार हुकूमत में थी यहाँ, वह कौन सी सरकार? या सरकार नहीं थी, या लोगों का एक समूह था जो संचालित कर रहा था? और अगर नेहरू प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे तो क्या फिर सरदार पटेल फिर गृह मंत्री किस राज्य सरकार में थे? क्योंकि जब 1952 का चुनाव हुआ तब तक तो उनका निधन हो चुका था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे फिर? किस सरकार में थे? तो आपके अपनी महिमा मंडन के लिए आप किस तरह के तथ्य रख रहे हैं? यही पढ़ाई का स्तर है। ये उदाहरण है कि आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सही है। और देखिए ये कह रहे हैं 12 साल में जितना विकास हुआ वो दशकों में क्यों नहीं हुआ, और क्या विकास हुआ ये बता रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, अब 160 से ज्यादा है। 12 साल में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे 6700 किलोमीटर एक्सप्रेस वे हो गए। पहले 5 शहरों में मेट्रो थे, अब 20 शहरों में मेट्रो हो गए। 2014 में 700 करोड़ रुपए से 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक पहुंचे हम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मोबाइल बाहर से आते थे, आज 35% भारत खुद बनाता है। 2014 में एथनॉल 1.5% था, जो 20% तक पहुंच गई। सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं थे 2014 में, आज 10 से ज्यादा प्लांट। इसमें कहीं एजुकेशन और हेल्थ की चर्चा है ही नहीं। नहीं, और ये भी आधी अधूरी जानकारी है। सम्मानित मोदी जी यह बता दें कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में कितने शहरों में मेट्रो था? हाँ, खुद बता दें आप। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार बनी। उस समय में कितने शहरों में मेट्रो थी?
उसमें भी तो एनसीआर का हिस्सा था वो। मेट्रो की शुरुआत तो कांग्रेस के की जाना चाहिए जब दिल्ली में मेट्रो बना। आपकी सरकार पिछले 20 सालों से है मध्य प्रदेश में, कब मेट्रो आप लेकर के आए? सवाल है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार सरकारों की प्राथमिकताएं होती हैं। दूसरी चीज, आपने कहा हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, जिन हवाई अड्डों को आपने बनाया, जितना रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न कितना है, इसका भी आंकड़ा दीजिए आपने। आप अपनी प्राथमिकताएं दिखावे के आधार पर तय करेंगे। आपको आपको जरूरत स्कूल की है, आपको जरूरत प्रौद्योगिकी संस्थानों की है, आपको जरूरत रिसर्च की है, और आप बैठ करके सड़क बनवाइए। सड़कें जरूरी है आवश्यकता के अनुकूल। आपने सड़कें तो बनवा दी, आज स्थिति क्या हो गई? आप अपील कर पा रहे हैं क्या कि जिन जो सड़कें बनी उसका अधिकाधिक आप उपयोग कीजिए? आप तो लोगों से कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल कम खर्चा कीजिए। आप अपील कीजिए कि साहब सड़क बन गई है, आप इधर उधर के रास्ते समझ जाइए, आप इस रास्ते से जाइए, कर लीजिए। सवाल है कि समाज देश को बनाने के लिए ये जरूरी है हाँ भाई, कि ये कह दीजिए कि जो है लखनऊ में खाना खाइए और लैट्रिन के लिए दिल्ली आ जाइए और फिर सोने हाँ, के लिए मुंबई चले जाइए, इतना मुंबई बढ़िया चले सड़कें जाइए, बना देते हैं। अपील अपील कीजिए लोगों से। हाँ, आप तो अपील कर, आपकी स्थिति आ गई, आपने जो मंदिरों के कॉरिडोर बनाए, तो आप कोरोना ऐसा बंद कर दिया, बंद कर देने पड़े मंदिर, बंद क्यों नहीं खोल दिया था आपने कि जिसको कहीं जगह नहीं मिल रही है क्वारंटीन करने की सुविधा फलाने मंदिर में रहेगी, कर दीजिए आप। कहीं भगवान उस जी को समय हो जाता कोरोना तो, कहीं भगवान जी को कोरोना हो जाता तो भाई उनको भी क्वारंटीन कर दीजिए और अगल बगल भी क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर दीजिए। मतलब अभी एक आप तो वीडियो देख रहा था, सुनील जी सॉरी अलग है, अभी एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर जो है कृष्ण की मूर्ति को आला लगा कर स्टेथोस्कोप लगा करके चेक कर रहा है, बताइए मतलब इस लेवल तो पे आप ले जाओगे देश को? यही ले जाएंगे ना, यही उनको कब बनाना है। आप अगर अगर आप ये करते, स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर ये पूछा जाना चाहिए था कि सर इस समय जब अगर देश में जरूरत है अस्पतालों की, अगर अस्पताल बने होते तो कोरोना काल में देश की स्थिति नहीं बनती है। तब लोग इस बात के लिए परेशान नहीं होते कि हमको ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर लोग पैदल अपने हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होते। आप ये कहते कि जो जहां है हमको वही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो जहां है हम वहीं उसको क्वारंटीन कराएंगे, जो जहां है उसको वहीं पर उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था कराएंगे। कह पाए क्या आप? तो जो जरूरत थी उसकी बात कीजिए। मुंबई जैसे शहर में सुनील जी कोरोना के समय में बेड नहीं मिल रहे थे, मुंबई जैसे शहर में, हमारे बिहार शरीफ की तो बात ही मत कीजिए। भाई दिल्ली कोई ऐसा शहर नहीं था, दिल्ली कलकत्ता मुंबई बंगलोर चेन्नई जो ही जहां भी, जहां पे बड़ी संख्या में लोग बिना डॉक्टर की शक्ल देखे दुनिया छोड़ के चले गए। गैस का सिलेंडर मैंने कहीं नहीं मिल रहा था, तो मनमाने कीमत पर, अव्वल तो मिल नहीं रहा था। तो जरूरत यह थी ना कि अगर देश में कोई आपात और प्राकृतिक आपदा आएगी तो लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का आधारभूत ढांचा इतना मजबूत होगा कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कितने बनाए आपने? आपने कितने लोगों को बनाया? ये कोई ही विद्यार्थी जो प्रबंधन या तकनीक के अध्ययन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब उसका आपको न ढाका जाने की जरूरत है न कोलालमपुर जाने की जरूरत है। इतने संस्थान क्यों नहीं खड़े हो गए? आप इन बातों का जवाब दीजिए। बिल्कुल हवाई अड्डों की गिनती से विकास का मापदंड नहीं तय होता। कई ऐसे देश हैं, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां हवाई अड्डा नहीं है। बर्लिन शहर में हवाई अड्डा नहीं है, बताइए। पिछड़ा देश हो गया वो। हवाई अड्डों से मूल्यांकन करेंगे कि आप समाज को आगे ले जा रहे हैं? ये आपने बहुत सही कहा सुनील जी कि देखिए इसके आप एजुकेशन और हेल्थ की कहीं चर्चा ही नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी। आप गुण गा रहे हो 12 साल में हमने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और आप जो है सड़कों की बात कर रहे हो, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, आप मेट्रो की बात कर रहे हो, आप डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो। आपके लाइफ में रोजगार नहीं है, आपके दृष्टि में शिक्षा नहीं है, आपकी दृष्टि में हेल्थ नहीं है, ये कैसा डेवलपमेंट? तो
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। लेकिन ये सरकार जो है वो और नहीं इस नहीं, देश के आप नागरिकों को धनंजय समझना जी, है। सवाल उठेगा कि जो मानव विकास के सूचकांक हैं उसका आपने कितना पालन किया। कितना पालन किया, बहुत सड़कों सही। का निर्माण मानव विकास के सूचकांक में शामिल नहीं है। सड़कें जरूरत है वो। सवाल हवाई लेकिन अड्डे का निर्माण मानव विकास के सूचकांक में शामिल नहीं है। पहले वो पढ़ेगा, रोजगार करेगा, स्वस्थ रहेगा, तब न कहीं हाँ, जाएगा। कि बीमार आदमी ऐसे, अच्छा जहां बीमार आदमी अस्पताल गया तो वहां पे आपको वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, जो जिसपे लेटा करके स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर नहीं स्टेशन। मिलेगा। अरे हाँ, वो नहीं मैं मिलेगा आपको। अरे अभी 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 करीबन 3-4 दिन पहले मैं गया था अपने शहर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। स्ट्रेचर देने के लिए वो मोबाइल फोन जमा करवा रहा था। मतलब क्यों? आप स्टेशन ले जाइए और लेके हमारे पास पहुंचाइए, ओ यह तक सुविधा नहीं है। बताइए, शर्म, लेकिन शर्म आधार नहीं कार्ड आई? जमा कीजिए। जी, चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया सुनील जी। और हम जो है ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, ये गैर उस तरह से कहिए कि जिस तरह से राजनीति पे हम चर्चा करते हैं उस पर चर्चा करने के बजाय हम मूलभूत नागरिक समस्याओं पे बात करेंगे इस कार्यक्रम में। अब सुनील जी चूंकि आप देख ही रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हर सुबह सुबह 9 बजे हमने जो नया कार्यक्रम शुरू किया है उसमें आप ये कार्यक्रम देख पाएंगे। और ऐसे कई कार्यक्रम अलग अलग विषयों पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सुनील जी के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान के साथ कहानी पे कार्यक्रम कर रहे हैं, फ्राइडे को हमने एपिसोड दिखाया। फिर जो है सिनेमा पे काम कर रहे हैं जबरीवल पारक साहब के साथ, आधा पौने घंटा का एपिसोड वो है। उसके अलावा हम साहित्य पे बात कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी के साथ। उसके अलावा दुनिया देश विदेश जो हमने कार्यक्रम रखा उससे विनय जी के साथ बात कर रहे हैं कि दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है, देश में क्या घटनाएं घट रही है जिससे दुनिया प्रभावित है, और दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है जिससे भारत प्रभावित है। ऐसे तमाम कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं कि हर दिन सुबह 9 बजे आप अलग अलग विषयों पे एक्सपर्ट के साथ आप गंभीरता से विषय को समझ सके। आप जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।